Yes, hello everyone. I welcome you all to this new session of Daily News Digest. Today is 20th of November and we are here to simplify the newspaper for you all. आज का सेशन जो रहेगा हम उसमें कोशिश करेंगे कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और भी अगर कोई इसके अलावा न्यूज़पेपर है जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स आए हैं तो उनको हम पिकअप करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिसाइफर देम फॉर यू. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स जो कि 2025, 26 और इवन 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So I'm starting with two articles which I've taken from the Indian Express. मैं दो articles दिखाना चाह रहा हूँ. पहला article है Here's what changes for retail investors from today as SEBI's new futures and options rules kick in. अब इस आर्टिकल में जो देखने लायक बात है वो ये है कि कुछ कीवर्ड्स या टर्म्स जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड लिंगो जिसे हम कहते हैं वो यूपीएससी आजकल बहुत पूछ रहा है. अगर मैं कुछ पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं तो दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन बीटा. बीटा बेसिकली एक स्टॉक मार्केट लिंगो है. उस पे 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है. दिस ईयर आल्सो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी के रडार में रहता है, स्टॉक मार्केट और उससे एसोसिएटेड लिंगो. तो अब what I want is that as students we have a look at and understand what this futures and options market is and what are the recent changes which SEBI has brought in. तो इसमें तीन बातें जो लिखी हुई हैं: रिकैलिब्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स, rationalization of weekly index derivative products and increase in tail risk coverage on the day of options expiry will come into effect. तो बहुत सारे टर्म्स दिए हुए, टेल रिस्क कवरेज. अब यूपीएससी क्या करेगा, अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो बहुत डिटेल में तो वो शायद नहीं पूछे बिकॉज वो टेक्निकल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम फॉर जर्नलिस्ट. बट वो ये पूछ सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू द वर्ड टेल रिस्क कवरेज रेशियो रिसेंटली सीन इन द न्यूज, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ व्हाट. तो आपका आंसर होना चाहिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट या स्टॉक मार्केट्स ब्रॉडली अगर देखें. तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर इसके अलावा इसमें कुछ और टर्म्स लिखे हुए हैं कि क्यों ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रूल्स नए जो चेंजेस हुए हैं ये लाए गए हैं. बिकॉज दे एम टू लिमिट द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, इंक्रीज कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द मार्केट. अब ध्यान रखिए इसमें एक शब्द लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स मार्केट. डेरिवेटिव्स का मतलब है फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना चीजों को. तो ऐसे मार्केट्स जो अपनी वैल्यू किसी और कमोडिटी के आधार पर डिराइव करते हो और उनकी फ्यूचर में क्या वैल्यू रहने वाली, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट. दिस इज अ टाइप ऑफ मार्केट विच जिसमें डेली बेसिस पे ट्रेड्स होती रहती है ना. तो इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा था कि जो पर्टिकुलरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है उसमें इवन सेबी क्लेम्स दैट 9 out of 10 इन्वेस्टर्स लूज मनी. 10 लोग अगर निवेश करते हैं तो 9 लोगों का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान होता है. दैट्स अ वेरी गुड नंबर, बड़ा नंबर है. तो इतने सारे लोगों का नुकसान होता है तो उनको एक तरह से स्टेप्स लेने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के नंबर्स रोके जा सके, कम किए जा सके, ताकि लोग अपनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा अपनी हार्ड अर्न मनी ना लगे. फिर अगर आप इसमें स्पेसिफिक देखोगे तो तीन चार टर्म्स लिखे हुए. कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स. तो पहले क्या होता था कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो था 15 लाख के आसपास था एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन. दिस हैज बीन रिड्यूस्ड एंड द वैल्यू शुड बी बिटवीन ₹5 to 10 लाख. तो इसको चेंज करने की जरूरत की गई. इसके अलावा नीचे अगर हम जाएंगे तो देर आर सम अदर टर्म्स एज वेल जो कि मुझे इस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे. जैसे यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन. अब ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एज सच अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म या लिंगो जिसे हम कहते हैं. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दिस, ये जो ऑप्शंस प्रीमियम टर्म क्या होता है, ऑप्शंस बायर टर्म क्या होते हैं, और ये सब ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली चलती है कैसे. तो इसमें आप प्रीमियम टर्म का मीनिंग जरूर ढूंढ लीजिएगा विच बेसिकली इज अ वेरी कोर एलिमेंट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नीचे जब हम जाएंगे तो इसमें एक और टर्म दिखा हुआ है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेट. तो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट एज अ टर्म बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो प्लीज रिमेंबर इस तरह के टेक्निकल आर्टिकल्स में हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि जो कीवर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनका मीनिंग पता हो, एक बात, और दूसरा ये किस एग्जाम के सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड, दो चीजें पता होनी चाहिए. दैट्स इट. एक आर्टिकल और है जो इसके अलावा है, गाइडलाइंस फॉर इंसेंटिव्स वर्थ ₹2,000 फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस टू बी आउट सून, सेज द ऑफिशियल्स. तो अब ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है ईवी के चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. यू मस्ट हैव नोन, या वी आर ऑल अवेयर दैट गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू पुश इन अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना. तो रिन्यूएबल सोर्सेज की जरूरत है हमें. हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.
रिन्यूएबल्स की कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सस्टेनेबल, बिकॉज बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें आपको ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव कम आउट टू बी अ मेजर, कहना चाहिए कि सोर्स जहां से हम रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर सकते हैं। तो 2000 करोड़ इंसेंटिव में दिया जा रहा है अंडर द न्यू पीएम ई ड्राइव स्कीम। स्कीम है तो उसका नाम याद रखेंगे, और साथ में इसके प्रोविजंस भी याद रखेंगे, बिकॉज यूपीएससी व्हाट इट डज इज, अगर वो उनको लग रहा है कि कोई स्कीम का नाम बहुत सिंपल है या आप मिनिस्ट्री वगैरह आसानी से पता लगा लेंगे, तो वो मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछते, देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द स्पेसिफिक प्रोविजंस एसोसिएटेड विद दैट। तो वो और डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे आउटले नंबर्स लिखे हुए हैं। 10,900 करोड़ सेट असाइड, ₹2,000 करोड़ फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पुरानी स्कीम, एक स्कीम का नाम और लिखा हुआ है फेम टू, फेस फास्टर अडॉप्शन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये स्कीम पहले आई थी। अब इसके अलावा एक स्कीम और जो कि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए आई है, पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो दोनों स्कीम्स हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नीचे जाते जाएं तो इसमें एक टर्म लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स, बिकॉज मेनी ऑफ दीज आर फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो डिस्कॉम्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया है, इनफैक्ट एक स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आया है जो कि डिस्कॉम से एसोसिएटेड है, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय स्कीम का नाम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई स्कीम, कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अगर आया है तो वी हैव टू सी इट विद इन डिटेल। फिर एक एजेंसी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। अनदर स्कीम जिसका इंसेंटिव, जिसका काम है इंसेंटिव देना और ये इंश्योर करना कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स को बढ़ाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि द पीएम ई ड्राइव स्कीम एम्स टू सपोर्ट 25 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, 3 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स एंड 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस। तो कोशिश की जा रही है कि जो एम्बिट है, मैार है, दायरा है स्कीम का, वो बढ़ाया जा सके। लेकिन साइमल्टेनियसली जो सब्सिडी अमाउंट्स हैं दे हैव बीन रिड्यूस्ड, विच कैन एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव। एक और सजेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस जीएसटी ऑन चार्जिंग एंड बैटरीज टू 5%। कोशिश की जाए कि जीएसटी रिप्लेसमेंट बैटरीज जो है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यू नीड बैटरीज एंड दोज बैटरीज हैव टू बी रेगुलरली रिप्लेस्ड। तो उन पे जो जीएसटी सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसका नंबर को रिड्यूस किया जाए, एंड दे नीड टू बी रिड्यूस टू 5%। तो अगर 18% रहेगा तो दैट एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जिसमें, जिसको कह सकते हैं एक फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलस मेजर। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, आप उसमें टैक्स कम करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करना शुरू कर देंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू कर देंगे, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाए। तो इस चीज पे भी ध्यान सरकार डाल सकती है। तो दिस बेसिकली इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पीएम ई ड्राइव स्कीम, how is it an advancement over the FAME scheme, and what are the various incentives being given uh, for this particular scheme. They have to be seen by the students. So I think now I would like to invite Gaurav sir to take this discussion forward and discuss the other articles with us. Thank you so Thank much. you, sir. So there are two articles from my side, both from today's edition of Indian Express, and both relates to sort of GS paper 3 environment part. So first article is from today's editorial, and it is a very good article, what I feel. This is like the AQI we choose. So this article on a whole explains that the whole when October and November sets in, the Delhi is engulfed by the smog, and we just then become bit reactive. So this article is all about explaining that it is a multi-dimensional thing that we need to tackle multi-dimensionally, and what we do is a bit sort of reactive steps that we do, and overall year along we need to be a bit proactive. So this article, so going forward, so it is mentioning that first of all, that worsening of air quality in winter is not a new phenomena. Winter, we all know, because question can be asked that what are the like condition that aid in like this smog formation in the Delhi. The winter, a sort of winter phenomena is important because it leads to the stagnation of the air. एयर में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो वो एक टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, वो स्टूडेंट जाने कि लैप्स रेट क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। दैट ऑल्सो एड्स इन द स्टैग्नेशन ऑफ एयर, दैट इट्स इन लाइक जो एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं, पर्टिकुलेट मैटर आते हैं स्टक इन एरिया, दैट रियली डिटरमाइंस द एयर क्वालिटी। तो ये वाली बात हो गई। तो इट्स सेइंग दैट इन न्यू दिल्ली is covered by a thick smog, the most toxic PM
तो पर्टिकुलर मैटर है 2.5, इट हैज क्रॉस मोर देन 500 माइक्रोग्राम पर मेट्रिक जो क्यूब होता है, उस एक वॉल्यूम है, उस उसमें इतना इसका एक नंबर दिया हुआ है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट यहाँ पे एक चीज जो दी गई है, देयर इज लाइक डिस्क्रिपेंसी। जो एक हमारा एक क्यूआई लेवल है, और आज अगर आपने कल पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिल्ली एयर वाज लाइक 600 एक तरह से पार हो चुका था, एंड वी आर सेइंग कि 500 ही है। तो दिस आर्टिकल इज एक्सप्लेनिंग ऑल्सो दैट टू अंडरस्टैंड द सिविरिटी ए क्यूआई ऑफ 400 इज इक्वल टू 250 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। लेकिन ऑफिशियली जब हम नासा का देखते हैं तो वो 1600 तक गया है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एक्यूआई स्टैंडर्ड इज नॉट दैट स्ट्रिंजेंट। हम 500 पे अपना जो एक लेवल है वो रोक देते हैं, 500 एक हमने आर्टिफिशियल बैरियर लगा दिया कि ये सीवियर है। वन कैटेगरी टू दूसरा कैटेगरी जो जाता है, इट इज नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट एज पर द WHO नॉर्म्स जो होते हैं उसके आधार पे उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि वेदर कंडीशन, एक एक यहाँ पे एक जोग्राफिकल फेनोमेनन लिखा गया कि 500 मीटर पे एक जो होता है, एक 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 क्लाउड ऑफ स्मॉग रहता है जो हमेशा रहता है। तो अगर वेदर कंडीशन परमिट करता है, देयर इज लाइक ब्लोइंग ऑफ विंड्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब क्रॉस दिल्ली, तब ही ओनली वो जो एयर होता है वो दिल्ली की ओर आता है। सो इस अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में द पॉलिसी मेकर वर रिजॉइसिंग बिकॉज दे फेल्ट दैट इस बार का स्मॉग नहीं आया, बिकॉज कंडीशन वाज नॉट दैट फेवरेबल टू सेटिंग ऑफ द स्मॉग। तो इसमें दो चार और चीजें लिखी हुई हैं कि लालिना कैसे, अल्नीनो कैसे, इस लालिना अल्नीनो के बारे में जाने कि वो कैसे इस तरह के स्मॉग फॉर्मेशन को फेवर करता है। सो दिस आर्टिकल ए, और दूसरी बात यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, डोमेस्टिक एमिशन और इस तरह के जो नॉन सोर्सेज होते हैं वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज में, इनफैक्ट ज्यादा करते हैं। बट तो हमारा जो शॉर्ट टर्म मेजर्स रहता है वो स्मॉग पॉल्यूशन की ओर चला जाता है, दिवाली क्रैकर्स की ओर। तो होल दिस आर्टिकल इज अ वेरी होलिस्टिक एग्जांपल दैट हाउ यू शुड टैकल द जो मिटिगेशन टारगेट है और जो चैलेंज है पॉल्यूशन का, वो हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लाइक GS पेपर 3 मेंस के लिए बकायदा ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा है। देन लाइक मूविंग टू लाइक नेक्स्ट आर्टिकल, it is from the explained section of today's uh, Indian Express. It this like China emission paradox. So thing is that one word that I always stress upon the fact is like common but differentiated responsibility. So developed nation को Kyoto protocol में बोला गया कि आप ज्यादा emission कट करेंगे, and it was developing nations were encouraged that you should also join the bandwagon. तो अब हुआ क्या कि चाइना एट दैट पॉइंट, चाइना स्टिल कंसिडर इटसेल्फ एज डेवलपिंग नेशन, तो उस पे वो जो टारगेट इमिशंस है वो अभी तक नहीं है। एंड चाइना इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, बट जो सैंक्शंस होता है, जो इमिशन टारगेट्स होते हैं, वो इस पे अभी तक वो अप्लाई नहीं होते हैं। सो if China will reduce the greenhouse gas emission, then only world will achieve its target of the Paris climate deal. तो यही बात हो रही है इसमें कि despite being the world's second largest economy, China is considered a developing nation. However, China has been the world's biggest emitter for the more than 15 years and now accounts for over 30% annual global emission. तो अब ये बात वही हो रही है कि अगर हमको जो पेरिस क्लाइमेट डील है उसको अचीव करना है, देन वर्ल्ड मस्ट बाय 2030 2019 के लेवल से 43% ग्रीन हाउस एमिशन गैस के एमिशन को कट करना पड़ेगा। बट चाइना को क्या करना है? चाइना को एटलीस्ट 66% कट करना पड़ेगा, एंड 78 बाई 2035 टू बिकम 1 डिग्री 5 डिग्री का जो एक नॉर्म था 1.5 डिग्री के लेवल को हम क्रॉस ना करें कंप्लाइंट होने के लिए, उतना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। थिंग इज ऑल ये सब लेकिन एक चीज जो एक पैराडॉक्स इसमें उभर के आता है वो ये है कि इफ लाइक चाइना विल लाइक रिड्यूस इट्स फॉसिल फ्यूल इमिशन, इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्या होगा? बिकॉज चाइना वी ऑल नो इज लीडिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में चाइना एक वर्क होर्स है। कि ऑल इंडिया में भी हम देखते हैं सोलर पैनल से लेकर विंड पैनल से लेकर जो सब कुछ आता है वो करीब करीब 80-90% का जो सोर्स होता है वो चाइना होता है, या वर्ल्ड ओवर वहीं से जाता है। सो बट यही लिखा है कि बट पैराडॉक्सिकली द हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज दैट व्हेन चाइना डज मैनेज टू मेक दीज वेरी डीप इमिशन कट इन द शॉर्ट टर्म, मे नॉट बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज लाइक
हम एक प्रोसेस है। अगर हम सोलर पैनल बना रहे हैं तो उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी कहीं ना कहीं, जो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी उसकी जरूरत पड़ रही है। तो इफ चाइना विल नॉट यूज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, हाउ इट विल मैन्युफैक्चर द जो रिन्यूएबल सोलर पैनल्स बन रहे हैं या बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज बन रहे हैं, वो कैसे वो मैन्युफैक्चर करेगा? अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा, देन हाउ वर्ल्ड विल अचीव इज टारगेट ऑफ लाइक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी? वो कैसे हो पाएगा? तो इट दिस इज अ पैराडॉक्स। सो तो वही लिख रही है कि despite very rapid deployment of renewable energy like wind, it added more than 300 gigawatt of renewable just last year। तो चाइना ने 300 गीगावाट का लास्ट ईयर ऐड किया है। इट इज मच मोर देन व्हाट वर्ल्ड हैज डन। Importantly, the manufacture of solar panels, other wind turbines that are used in harness renewables like solar or wind, involve the liberal use of fossil fuels. And the global production of solar panels and wind turbines, as well as supply chains, are heavily concentrated in India. तो अब sorry, heavily concentrated in China। तो वर्ल्ड अब क्या कर रही है? वो ये कह रही है कि सप्लाई चेन जो चाइना में, इसको हम डाइवर्सिफाई करें। इट शुड नॉट बी only located in China. We should diversify its location. So China controls more than 80% of global manufacturing of solar panels and 60% of global wind turbine production। तो इससे क्या है कि if China does not reduce its emissions quickly, the global emission target for the achieving the 1.5 degree threshold are likely to be missed। But if it does so, the might disrupt the supply फॉर द कंट्रीज टू फेज आउट फॉसल फ्यूल। तो बात फिर वही हो रही है, इसका इसका एक तरह से कंक्लूजन क्या हो सकता है? द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन्स, particularly solar voltaic manufacturing, is now a central theme of the most discussion on the energy transition। It is not like the India or the world cannot manufacture photovoltaic cells on their own, but the cost is a factor। चाइना में सबसे सस्ती बनती है, सबसे कॉम्पिटिटिव रेट पे बनती है, इसलिए चाइना हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, एक वर्क हॉर्स बन गया है कि हर कंपनी, हर देश जो है, इंडिया, इवन इंडिया, सोर्स देयर दीज थिंग्स टू द चाइना। बट वी नाउ नीड टू रीलुक एट दिस स्ट्रेटेजी। वही बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। तो अब बात वही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन एट द टाइम ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क जब हुआ 1992 में आया, तो चाइना का उस वक्त भी 10% इमिशन था वर्ल्ड ओवर। बट सिंस इट वाज डेवलपिंग नेशन, सैंक्शंस वर नॉट इम्पोज्ड ऑन दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डेवलप एट रैपिड स्पेस। और उसके बाद क्या हुआ? रैपिड स्पेस के डेवलपमेंट के बाद उसने और इमिट किया अपने 1990 से अभी वो 4 टाइम्स मोर इमिट कर रहा है। ठीक है। तो चाइना meteoric rise to become the second largest economy and one of the two superpowers of the world can at least be partly be attributed to the fact that it is not had to worry about imposing tough emission, जो नॉर्म्स थे उसको उनको पे इम्पोज नहीं किया गया था। तो बात वही है कि अब यहाँ पे कंक्लूजन जो लिख रहा है, बट चाइना इमिशन आर नाउ almost 3 times that of USA and it continues to remain largely unconstrained by climate change regulation। That is why any emission reduction target in the near term, whether 2030 or 2035, remains extremely unrealistic and unlikely to be achieved if China does not achieve its target। तो ये बात हो गई। और इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बाय डाइवर्सिफाइंग द, ये जो एक हम जो चाइना से कंसंट्रेटेड जो एक सप्लाई चेन है, उसको हम वर्ल्ड ओवर में डाइवर्सिफाई कर पाए। तो होल आर्टिकल इज वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर जीएस पेपर 3। सो विद दिस आई इनवाइट मनीष सर टू कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन। I have two articles, both from the Hindu. The very first article is about the ट्रैफिक टैरिफ की जो अभी चल रहा है यूएस और चाइना में, उससे रिलेटेड है। तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इज इम्पोजिशन टैरिफ्स ऑन चाइनीज इम्पोर्टेड imports a good idea whether and how it is going to impact the overall global market। तो जो अभी proposed tariff है वो that is in the range of 60% on the Chinese imported good by the US government। तो इस मेजर को क्यों ले रही है गवर्नमेंट? तो इसमें ये हाईलाइट किया गया है मेजर्स टू मेक चाइना रिड्यूस द सब्सिडाइजेशन ऑफ इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्सिडाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैगी यूएस में प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज है, तो चाइना में भी प्रोडक्शन कॉस्ट उसी रेंज में है, बट उसमें 3-4 रुपए का वो क्या करता है कि सब्सिडी दे देता, सब्सिडाइज कर देता है। बिकॉज ऑफ दैट वो रिलेटिवली चीपर हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसका जो डोमेस्टिक लेबर फोर्स जो चीपर है उसका भी इम्पैक्ट इस पे रहता है।
और साथ के साथ यूएस इज ऑल्सो proposing to increase the tariff on European goods by 10%. So how it is going to impact the US market? So first, here it is going to increase the domestic price of such goods, because जो goods पहले सस्ता आता था वो comparatively अब महंगा हो जाएगा, and it will increase the domestic inflation because the price rise is going to impact the inflation in the US market. However, it is helpful in bridging the trade deficit of US, because कहीं ना कहीं जब Chinese goods या other goods is getting रिलेटिवली हायर साइड ऑन द प्राइस, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट कम होगा यूएस का, और डोमेस्टिक जो डिमांड है गुड्स का और सप्लाई डोमेस्टिक गुड्स कंज्यूमर गुड्स का और इंक्रीज हो जाएगा डोमेस्टिक सप्लाई का, तो ये इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली टू यूएस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट. बट यहाँ पे एक आता है कि व्हाट if the country which are impacted by the this tariff will impose the counter tariff. तो अगर वो counter tariff भी यूज करना है, फॉर एग्जांपल चाइना impose करता है tariff on the US goods, तो in that case what will happen, it will start a global trade wars, and it will result in the deliberate impact on the global commodities price. तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो ग्लोबल कमोडिटीज प्राइस है उसका प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा. फिर दूसरे पार्ट में आर्टिकल दिखाता है कि हाउ इट इज हैपनिंग, जो यहाँ पे एक केस स्टडीज लिया गया. तो इन केस वी कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ मैगी. सेम मैगी इज priced at the 10 rupees in the US, but because of the subsidized that production cost, the Chinese Maggi is costing around 8 rupees. Now US is imposing a tariff of 3 rupees, तो वो मैगी अब 11 रुपये में यूएस मार्केट में मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स होंगे दैट इज दे आर गोइंग टू बाय द मैगी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूएस, जो कि 10 रुपीज में ही मिल रहा है यूएस मार्केट में. तो यहाँ पे फिर एक आता है कि चाइना विल ऑल्सो टेक सम मेजर्स टू काउंटर दिस टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर करने के लिए. तो कहीं ना कहीं दे इज गोइंग टू डिप्रिशिएट चाइनीज मनी. तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज इन द in inflation in the Chinese market. However, in long term, it may helpful for the China. तो ये बेसिक टेक अवे है इस आर्टिकल का कि how this trade war is going to impact not only China and US but also the global supply chain of the commodity. तो ये बेसिक टेक अवे इस आर्टिकल का मेंस में मुझे यूज लगता किया है जा सर सकता बच्चों को इस आर्टिकल के साथ दो टर्म्स जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो भी जानना चाहिए, तो इस आर्टिकल को बेहतर समझ पाएंगे वो. तो है. यस सर, यस सर. देख सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है. यस सर, यू आर फेयरली पॉइंटेड इट आउट. दूसरा आर्टिकल है जो डेंजर ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस. रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो हमारे माउंटेनियंस स्टेट है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ पे जो जो लोग माउंटेनियर्स जा रहे हैं, दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस. तो ये यहाँ पे एक गौर पीक है जहाँ पे एक इडुकी के एक माउंटेनियर्स गए थे, तो ही सफर्ड रेस्पिरेटरी फेलियर. तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है व्हाट इज द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस. तो जैसे ही हम 8,000 फीट से अबव जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड इंक्रीज द एयर प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, लीडिंग टू हाइपोक्सिया. एक काइंड ऑफ डिजीज है जो होता है उस हाइट पे. तो इसमें होता है क्या है, इट्स शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इशू, बॉडीज टिश्यू में हो जाता है. और इसका अर्ली सिम्टम्स जो होता है वो हेडेक, नुआंसे, फैटिग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है. अगर इसको हम अनट्रीट रखें, इसको ट्रीटमेंट ना करें, तो इट मे लीड्स टू द हाई अल्टीट्यूड प्लूमोनरी एडिमा. ये एक काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है. तो ये डिजीज में कन्वर्ट होता है. और उसके बाद से हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा भी होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन में कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाती है. तो ये इंफॉर्मेशन व्हाट इज द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप जान सकते हो. तो दूसरे पार्ट में आर्टिकल बात करता है कि व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड. तो जो माउंटेन स्टेट्स है वहां पे जो बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगी इस सच टाइप ऑफ हेल्थ केयर को डायग्नोस करने के लिए, वो मेजर सिटीज में है. बट जो ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, दैट दे आर गोइंग इन द रिमोट एरिया. तो वहां से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वहां तक का डिस्टेंस बहुत होता है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड
हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ नीड। तो इसको कहीं ना कहीं से अच्छा करने की बात करता है ये आर्टिकल। दूसरा यहाँ पे बात करता है कि व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी जो प्रेजेंट में है कि हम वी आर नॉट रजिस्टरिंग द पीपल हु आर गोइंग इन सच एरियाज। तो ये आर्टिकल प्रपोज करता है कि इफ वी हैव ए रजिस्टर्ड सेंटर, जहाँ पे जो लोग वहाँ उस एरियाज में जा रहे हैं जिनकी हमें जानकारी होता है, तो इन केस ऑफ नीड वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट। तो फिर यहाँ पे बात करता है कि व्हाट अबाउट द अर्ली इंटरवेंशन। अगर केसेस ऐसा होते हैं तो व्हाट कैन बी डन। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? तो कहीं ना कहीं जो ये सिकनेस होता है वो रैपिड एसेंट से होता है, तो रैपिड एसेंट की जगह हम ग्रेजुअल एसेंट का ये जो अप्रोच है इसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी वाले लोग जब जाते हैं तो हमने देखा कि जब लद्दाख में लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट हो रहा था, इन दैट केस पहले लोगों को ले जाते थे, आर्मी पर्सनल को ले जाकर लेह में रखा जाता था फॉर 10 डेज 20 डेज, सो दैट दे कैन गेट एक्मेलेटाइज, देन आफ्टर उनको हम बॉर्डर पे भेजते थे। तो ये सेम सिस्टम मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस आफ्टर मेकिंग बॉडी familiar with a certain height, then after we should go to the higher age। तो ये है। इसके साथ एक दवा की बात की जाती है जिसे बोलते हैं एसिटाजोलोमाइड है, इसको भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड और सप्लाई की ऑक्सीजन की कमी हो तो ये कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट करता है, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। फिर यहाँ पे बात करता है कि ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो एज वी नो कि द प्रॉब्लम इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रैपिड एसेंट। तो कहीं ना कहीं जब ये सिम्टम्स दिखे तो अगर इन दैट केस वी आर मेकिंग दोज पीपल रैपिडली डिसेंट टू लोअर एटीट्यूड, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। अलॉन्ग विद दैट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और पोर्टेबल हाइपरबेलिक चैम्बर्स भी यूजफुल होता है इस कंडीशंस में ट्रीटमेंट के लिए। फिर यहाँ पे पॉलिसी प्रपोजल है। पॉलिसी लेवल पे हम क्या काम कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटी इन हाई अल्टीट्यूड रीजन एक पहला पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा होता है कि एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज वहाँ हो ताकि इमरजेंसी कंडीशन में उसको यूज किया जा सके। और तीसरा है प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एट द चेक इन पॉइंट्स, ताकि जो लोग उस एरिया में जा रहे हैं दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रॉब्लम और चैलेंजेस दे मे फेस इन सच एरिया। इसके साथ साथ एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ये अटैकम्स मिसाइल की बात कर रहे हैं। तो एज वी नो इट इज ए लॉन्ग रेंज मिसाइल, और ये इस मिसाइल को यूज करने का यूएस ने कॉन्सेंट दे दिया है यूक्रेन को। तो नाउ यूक्रेन इज यूजिंग दिस मिसाइल इन रशियन लैंड। मतलब जो पहले था ये लिमिटेड यूज होता था कि यूएस में कहा था कि आप रशिया में इसको यूज नहीं करते, बट नाउ इट इज यूजिंग इन द स्टेट ऑफ रशिया इन द रशिया रीजन में यूज कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रशिया इज चेंजिंग इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। रशिया ये बोल रहा है कि दे आर चेंजिंग इट, तो इसका बहुत रेमिफिकेशन है, लार्ज स्केल पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल सिक्योरिटी पे, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पे। तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें और हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन है उसके लिए। तो this is all from my side, and with this I would like to conclude today's session. Thank you all.